गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7। माई सेल्फ अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 गाय की चोरी भाग 2 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर लिखे थे। प्रश्न उत्तरों में सोचिए और बताइए। अति लघु उत्तर, लघु उत्तर लिखे थे। मुझे लगता है कि आपने ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नोत्तर लिखने जा रहे हैं। आगे आपके प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने की खबर सुनते ही मुंशी जी ने क्या क्या बातें बताई। इसका उत्तर है, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने की खबर सुनते ही मुंशी जी ने कई मनगढ़ंत बातें बताई। मुंशी जी ने कहा कि जब गाय की चोरी हुई तब वे चबूतरे पर ही सो रहे थे। गाय रात 2 बजे के करीब खोली गई है। आहट सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि हवा चलने के कारण आवाज़ हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर आहट सुनाई दी तो सोचा कि गाय मच्छरों के कारण उठक बैठक कर रही होगी। यदि उन्हें पता होता तो चोर गाय को नहीं ले जा पाते। बच्चों, ये उत्तर हमारा प्रश्न 1 का यहीं ख़त्म होता है। अगला प्रश्न है, थानेदार के बारे में मुंशी जी ने क्या बयान दिया। उत्तर, थानेदार से पूछने पर मुंशी प्यारेलाल ने बयान दिया कि मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आँख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे वही मैंने भी दोहरा दी थी। हुजूर, मैंने और कुछ नहीं देखा। प्रश्न 2 का उत्तर यहीं ख़त्म होता है। प्रश्न 3 है आपका, पाठ के आधार पर मुंशी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर मुंशी प्यारेलाल के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, वे अपने आसपास की सभी घटनाओं के प्रति
बहुत ही सजग रहते थे। वे सभी की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। तीसरा पॉइंट, मुंशी जी सभी के विश्वास पात्र थे। चौथा पॉइंट, वह बहुत ही व्यवहारिक थे। बच्चों, ये आंसर अगले पेज पर कंटिन्यू है। पॉइंट 5, पाँचवा पॉइंट है, किसी भी घटना से जुड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। छठा पॉइंट है, अपनी गलती मानकर उस पर पछताते हुए उसे सुधारने का प्रयास करते थे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है, वह आत्मसम्मानी थे। बच्चों, यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न खत्म होते हैं। इन प्रश्नों में आपके बुक में 3 प्रश्न दिए थे, उन तीनों के आंसर हमने आपको दे दिए हैं। अगले प्रश्न आपके सामने आएंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे में भी आपके सामने 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने पर आप क्या करते? अगर बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाती तो ऐसे में आप अगर होते तो आप क्या करते? ये जवाब हमें देना है। तो इसका उत्तर है, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने पर हम उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करते, अपने पड़ोसियों और मित्रों से पूछते, नगर निगम में शिकायत करते और फिर भी गाय का पता न चलने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जिस तरह मुंशी प्यारेलाल किसी घटना का बखान विस्तार से करते थे, उसी तरह आप भी किसी एक घटना को विस्तार पूर्वक लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को हम नहीं लिख रहे हैं, इसकी जगह हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जो कि आपकी बुक में 3 नंबर पर दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में मुंशी जी की शेखी बघारने की आदत थी। क्या आप उनकी इस आदत से सहमत हैं और क्यों? मूल्यपरक प्रश्न। उत्तर, जी नहीं, मुंशी जी की शेखी बघारने की आदत से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इस आदत के कारण जो लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमारी बात मान लेते हैं, सच्चाई का पता लगने पर उनका विश्वास टूट जाता है। कभी कभी इस बुरी आदत के कारण दूसरों का अहित भी हो सकता है और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस आदत से दूर रहना चाहिए। बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न जो कि आपकी बुक में पेज 23 पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, संकेत गद्यांश को
पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में राइट का निशान लगाइए। पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तहकीकात और मुआयने के लिए कौन आया? तो हमें पता है कि थानेदार साहब आए, तो थानेदार पे हमने टिक कर दिया। सेकंड, थानेदार ने बयान के लिए किसे पुकारा? तो हमें पता है कि थानेदार ने बयान के लिए मुंशी प्यारेलाल को पुकारा था। अगला प्रश्न है, तहकीकात किस मामले के संबंध में हो रही थी? इसका उत्तर है कि गाय की चोरी के संबंध में। आप इसमें से देख के अपने बुक में आंसर्स लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञान से। आप अपने बुक का पेज टर्न कर लीजिएगा। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे ऐश्वर्या, अध्यापिका, सुंदरता। बच्चों, आपको संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान मतलब जगह, कोई भी व्यक्ति या स्थान या कोई वस्तु या हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, अगर हम उन किसी नामों को पुकारते हैं तो उन नामों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है एक नाम अध्यापिका, एक दिया हुआ है ऐश्वर्या, एक दिया हुआ है सुंदरता। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हो सकते हैं। हम एक शॉर्ट डेफिनेशन समझ सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, हमारे मन के भावनाएं हों, हर एक नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये नाम तो ढेर सारे होते हैं, इस वजह से इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमको संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है और इसमें जो जो भी संज्ञा के शब्द आए हैं उनको अंडरलाइन करना है। पहली लाइन, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। बच्चों, इसमें आप बूढ़ी काकी के नीचे अंडरलाइन करिए और गाय के नीचे अंडरलाइन करिए। बूढ़ी काकी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। हमने गाय के नीचे अंडरलाइन कर लिया है। मुंशी प्यारेलाल के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी काकी ने रोना पीटना के नीचे अंडरलाइन शुरू किया तो लोग के नीचे अंडरलाइन जमा हो गए। मुंशी जी की तभी आँख खुली। माजरा समझ में आते ही अपनी धोती एक वस्तु है, इसके नीचे अंडरलाइन हुए, छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बच्चों, यहाँ पर आप चटाई, एक हमसे वर्ड छूट गया है चटाई, इस चटाई के नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भी एक वस्तु का नाम है इसलिए। तो हमारा ये पहला प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरा आपने देखेंगे आप, दूसरा प्रश्न दिया है। यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। उदाहरण के लिए देखिए, आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा सीता।
जब किसी भी व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हुआ हो, तब वो एक स्पेशल पर्सन में गिनती उसकी हो जाती है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम दिया है इसलिए। जैसे यहाँ पर मुंशी प्यारेलाल एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसीलिए मुंशी प्यारेलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जैसे कि उदाहरण में दिया है माता पिता, बच्चे। माता पिता में इस शब्द में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। माता पिता ढेर सारे हो सकते हैं, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। बच्चे शब्द भी यहाँ पे किसी एक पर्सन, किसी एक बच्चे का नाम नहीं दिया है। बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग उम्र के हो सकते हैं, इस वजह से बच्चे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छाई, बुराई, इस तरह के भाव जो हमारे मन के होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब बच्चों, इससे संबंधित व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से संबंधित कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में हमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करी हुई है। तो पहला प्रश्न आता है आपका, प्यारेलाल क्षमा की पहेलियाँ भरते रहते थे। अब देखिए, इसमें यहाँ पे एक पर्सन, एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है प्यारेलाल। ये एक पर्टिकुलर पर्सन है प्यारेलाल, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखो, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। गाय ये शब्द यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर गाय के बारे में नहीं बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न, वे सुक्खू को दर्शन के सुपुर्द करके लौटे। यहाँ पे सुक्खू एक व्यक्ति है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। चौथा प्रश्न, मुंशी जी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब यहाँ देखिए, प्यास ये हमारे मन की एक भावना है कि हमें प्यास लगती है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा हुआ। डॉक्टर साहब क्रोध से तमतमा उठे। क्रोध भी हमारे मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा हुई। हमने भाववाचक पे टिक कर दिया। थानेदार ने आकर तहकीकात की। यहाँ पे थानेदार शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है। थानेदार कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 खत्म होता है। तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं, दिए गए शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द कोष्टक में से छांट कर लिखिए। आपको शब्द दिए हुए हैं, उससे हमने भाववाचक संज्ञा शब्द छांटने हैं। पहला वर्ड है सफल, जिसका आंसर है सफलता। दूसरा है अपना, इसका आंसर है अपनापन। तीसरा है प्रसन्न, से बनता है प्रसन्नता। उदार से बनता है उदारता। अहम से बनता है अहंकारी और लड़ना से बनता है लड़ाई। चौथा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए हुए, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। पहला मुहावरा है मुँह ताकना। इसका अर्थ है दूसरे पर निर्भर होना। हम वाक्य बनाएंगे कि जो मेहनती होते हैं वह कभी किसी का मुँह नहीं ताकते। दूसरा प्रश्न है चेहरा फक्क हो जाना, जिसका अर्थ है
बहुत अधिक घबरा जाना। इसका उत्तर है सांप को सामने देखकर मुंशी जी का चेहरा फक हो गया। तीसरा मुहावरा है दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ना, जिसका उत्तर है बहुत अधिक घमंड होना। इसका वाक्य है रमेश को अच्छी नौकरी मिल गई तो उसका दिमाग ही सातवें आसमान पर चढ़ गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 3 गाय की चोरी पूरी तरह से ख़त्म होता है। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी कोई पाठ शुरू कर रहे हैं लिखना, तब आप सबसे पहले पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ 3, फिर पाठ का नाम जैसे गाय की चोरी, उसके नीचे उसके लेखक का नाम, हमारे लेखक हैं कमलेश्वर। उसके बाद आप बुक में दिए हुए सारे शब्दार्थ, उस पाठ से रिलेटेड सारे शब्दार्थों को लिखेंगे जैसा आप पिछले साल लिखते आए हैं उसी तरह से। शब्दार्थ लिखने के बाद आप प्रश्नोत्तर की शुरुआत करेंगे। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले लिखेंगे सोचिए और बताइए, फिर अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर और पाठ से आगे। बुक एक्सरसाइज आपको बुक में ही लिखना है पेंसिल से, पेन का यूज़ बुक में नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर पाठ 1 और 2 के शब्दार्थों को नहीं लिखा है और आपने उनके प्रश्नोत्तर लिख लिए हैं, तो आप पाठ 3 के सारे प्रश्नोत्तर पाठ से आगे तक लिखने के बाद आप सारे शब्दार्थों को जो भी पाठ के छूट गए हैं, चाहे वो पाठ 1 हो, 2 हो या 3 हो, आप प्रॉपर पेज पर हेडिंग डालिए पाठ 1, पाठ का नाम, लेखक का नाम और शब्दार्थ, फिर पाठ 2, पाठ का नाम, लेखक का नाम और शब्दार्थ। और अगर पाठ 3 के भी नहीं लिखे हों तो इसी तरह से पाठ 3 के भी। लेकिन अब आप आगे पाठ 4 में प्रॉपर तरह से शब्दार्थों को और प्रश्नोत्तरों को लिखिएगा। थैंक यू।